वेलकम बैक अगेन। तो चलिए अब हम लोग इस दिल्ली के तोमर वंश को कंटिन्यू करते हैं और इसके बाद इस वीडियो में इसे समाप्त करेंगे। चलिए 1043 ईस्वी में अनंग पाल प्रथम के पिता कुमार पाल के द्वारा अनंग पाल प्रथम के पुत्र, यहां पे पिता नहीं पुत्र होगा, अनंग पाल प्रथम के पुत्र कुमार पाल के द्वारा उत्तरी भारत के 150 से ज्यादा राजाओं एवं सरदारों के साथ संघ बनाकर महमूद गजनवी पर आक्रमण एवं हांसी, थानेसर, कांगड़ा, पंजाब और लाहौर पर विजय एवं इन राज्यों के किलों में देवी देवताओं की मूर्तियों की स्थापना और इनकी देखभाल के लिए सेना की नियुक्ति। तो 1043 ईस्वी में अनंग पाल प्रथम के पुत्र कुमार पाल के द्वारा भारत के 150 से ज्यादा राजाओं एवं सरदारों के साथ संघ बनाकर महमूद गजनवी पर आक्रमण किया गया एवं हांसी, थानेसर, कांगड़ा, पंजाब और लाहौर पर विजय प्राप्त किया गया, क्योंकि इन सभी इलाकों पर गजनवी का शासन था और इन राज्यों की किलों में देवी और देवताओं की मूर्तियों की स्थापना की गई एवं इनके देखभाल के लिए सेना की भी नियुक्ति की गई। याद रखेंगे, लाहौर और ताकेश्वर अर्थात ताकीशाह, लाहौर और ताकेश्वर के किलों को घेर कर लाहौर और ग्वालियर पर कब्जा। तो ग्वालियर का नाम था क्या? ताकेश्वर। याद रखेंगे, ताकीशाह। ग्वालियर का नाम क्या था? तो ताकीशाह या ताकेश्वर। तो लाहौर और ताकेश्वर अर्थात ताकीशाह को घेर कर लाहौर और ताकीशाह या ताकेश्वर के किलों को घेर कर लाहौर और ग्वालियर पर कब्जा किया। किसने? तो इस अनंग पाल प्रथम के पुत्र, जिसका नाम था कुमार पाल। फरिश्ता के अनुसार उत्तरी भारत में लगभग 150 राज्यों का समूह था, जिनके शासकों ने दिल्ली के तोमर सम्राट को अपना प्रमुख माना था और इन राज्यों के शासकों ने बाद में तोमर सम्राट चढ़पाल तोमर, जिसका मूल नाम था गोविंद राय, जो पृथ्वीराज चौहान के चचेरे भाई और सेनापति थे, के नेतृत्व में तराइन की पहली लड़ाई और दूसरी लड़ाई में भाग लिया। तो फरिश्ता ने क्या कहा कि उत्तर भारत में लगभग 150 राज्यों का समूह था और यह समूह किसके द्वारा बनाया गया था? तो कुमार पाल के द्वारा। अभी हमने बताया किस पर आक्रमण के रोकने के लिए? तो महमूद गजनवी के आक्रमण को रोकने के लिए। तो फरिश्ता के अनुसार उत्तरी भारत में लगभग 150 राज्यों का समूह था, जिनके शासकों ने दिल्ली के तोमर सम्राट को अपना प्रमुख माना था और इन राज्यों के शासकों ने बाद में तोमर सम्राट चढ़पाल तोमर, जिसका वास्तविक नाम गोविंद राय था, जो पृथ्वीराज चौहान के चचेरे भाई और सेनापति थे, के नेतृत्व में तराइन की पहली और दूसरी लड़ाई लड़ी गई। याद रखेंगे, यह चढ़पाल तोमर कौन था? तो पृथ्वीराज चौहान का चचेरा भाई और सेनापति था। याद रखेंगे, जिसका मूल नाम गोविंद राय था और 150 राज्यों के समूह का इसे ही प्रमुख नेता माना गया था। याद रखेंगे, 1051 ईस्वी में कुमार पाल तोमर की मृत्यु के बाद अनंग पाल द्वितीय, जिसका वास्तविक नाम अनंग पाल तोमर था, दिल्ली का 16वां शासक नियुक्त हुआ और वास्तव में यही दिल्ली का मुख्य शासक था। तो इसी से प्रश्न आते हैं तोमर वंश में। याद रखेंगे, 1051 ईस्वी में कुमार पाल तोमर की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अनंग पाल द्वितीय, जो अनंग पाल तोमर के नाम से प्रसिद्ध है, वह दिल्ली का 16वां शासक नियुक्त हुआ। याद रखेंगे। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं अनंग पाल तोमर या फिर अनंग पाल द्वितीय, जो इस वंश का सबसे महानतम शासक था और इसी पर आधारित यह दिल्ली का तोमर वंश
इर्द गिर्द नाचता है। 1052 ईस्वी लगभग विक्रम संवत 1109 ईस्वी मेहरौली में एक लौह स्तंभ का निर्माण। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मेहरौली के लौह स्तंभ का निर्माण किसने किया? तो अनंगपाल तोमर ने, अनंगपाल द्वितीय ने। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और यह कब? तो 1052 ईस्वी या विक्रम संवत 1109 ईस्वी। मेहरौली के लौह स्तंभ के लेख के अनुसार 1052 ईस्वी में दिल्ली पर अनंगपाल तोमर का शासन और दिल्ली की स्थापना, याद रखेंगे, और दिल्ली की स्थापना। तो 1052 ईस्वी या विक्रम संवत 1109 ईस्वी में अनंगपाल द्वितीय ने मेहरौली में एक लौह स्तंभ का निर्माण किया। और मेहरौली के लौह स्तंभ के लेख के अनुसार क्या लिखा गया है कि 1052 ईस्वी में दिल्ली पर अनंगपाल तोमर का शासन था और उसी समय दिल्ली की स्थापना भी हुई थी। तो यह भी पूछा जाता है कि दिल्ली की स्थापना किसने की? तो अनंगपाल तोमर ने। कुव्वतुल इस्लाम के स्तंभ पर लिखे अभिलेख के अनुसार लौह स्तंभ के भवन के प्रस्तर का निर्माण विक्रम संवत 1124 अर्थात 1067 ईस्वी। तो कुव्वत उल इस्लाम यही मस्जिद है जिसका निर्माण इल्तुतमिश ने किया था। तो कुव्वत उल इस्लाम के स्तंभ पर लिखे हुए अभिलेख के अनुसार लौह स्तंभ के भवन के प्रस्तर का निर्माण कब हुआ था? तो विक्रम संवत 1124 ईस्वी या 1067 ईस्वी, याद रखेंगे। कनिंघम की गढ़वाल लेख के अनुसार विक्रम संवत 1167 या 1060 ईस्वी में लालकोट नामक एक किले का निर्माण। तो याद रखेंगे कनिंघम की गढ़वाल लेख के अनुसार क्या पता चलता है कि 1060 ईस्वी या विक्रम संवत 1117 ईस्वी में इस अनंगपाल तोमर ने लालकोट नामक एक किले का निर्माण किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो लालकोट किले का निर्माण या लालकोट गढ़ का निर्माण किसके द्वारा? तो 1060 ईस्वी में अनंगपाल तोमर के द्वारा। प्रारंभिक राजधानी अनंगपुर से हटाकर योगिनीपुर और महिपालपुर के बीच स्थित ढिल्लिकापुर में हस्तांतरित। ढिल्लिकापुर में कुछ मंदिर और भवन का निर्माण। तो प्रारंभिक राजधानी थी तोमर वंश की अनंगपुर और इस अनंगपाल तोमर ने इसे हटाकर योगिनीपुर और महिपालपुर के बीच स्थित ढिल्लिकापुर में हस्तांतरित कर दिया और ढिल्लिकापुर में कुछ मंदिर और भवन का भी निर्माण किया, याद रखेंगे। कुव्वत उल इस्लाम के शिलालेख के अनुसार 27 महल और मंदिर का निर्माण। तो कुव्वत उल इस्लाम के शिलालेख के अनुसार इस अनंगपाल तोमर ने 27 महल और मंदिरों का निर्माण किया। मेहरौली के लौह स्तंभ के निकट एक सरोवर का निर्माण। उत्तर दक्षिण में लंबाई 169 फुट और पूर्व पश्चिम में लंबाई 152 फुट। तो मेहरौली के लौह स्तंभ के निकट इस अनंगपाल तोमर ने एक सरोवर या तालाब का निर्माण किया जिसकी उत्तर से दक्षिण में लंबाई 169 फीट और पूर्व से पश्चिम में लंबाई 152 फीट है, याद रखेंगे। कुछ इतिहासकारों के अनुसार मेहरौली का लौह स्तंभ मथुरा से दिल्ली यमुना नदी से जल मार्ग से लाया गया। तो कुछ इतिहासकारों का मानना है कि अनंगपाल तोमर ने मेहरौली के लौह स्तंभ को मथुरा से उठाकर दिल्ली लाया। कैसे? तो यमुना नदी के जल मार्ग से, याद रखेंगे। श्रीधर के पार्श्वनाथ चरित के अनुसार 1075 ईस्वी में पंजाब के सूबेदार से रूपाल और तवेर हिंद सिरसागढ़। तो उस समय पंजाब का सूबेदार कौन था? तो महमूद, याद रखेंगे, महमूद।
तो श्रीधर के पार्श्वनाथ चरित के अनुसार 1075 ईस्वी में पंजाब के सूबेदार महमूद से रूपाल और तबेर हिंद, जिसे सिरसागढ़ कहते थे, तो उस पर विजय प्राप्त किया अनंगपाल तोमर ने। बिल्हन के विक्रमांक देव चरित के अनुसार 1063 ईस्वी में कश्मीर के शासक कलश पर विजय। तो बिल्हन के विक्रमांक देव चरित के अनुसार 1063 ईस्वी में अनंगपाल तोमर ने कश्मीर के शासक कलश देव पर विजय प्राप्त किया। याद रखेंगे। इसका एक पुरोहित था केशव दास के अनुसार महाराज त्रिभुवन मल की संज्ञा। केशव दास मथुरा के केशव मंदिर के पुरोहित थे, जो 700 गांव के सामंत थे। तो पुरोहित केशव दास के अनुसार महाराज त्रिभुवन मल की संज्ञा दी गई। किसे? तो अनंगपाल तोमर को। अनंगपाल तोमर को पुरोहित केशव दास ने किसकी संज्ञा दी? तो त्रिभुवन पाल की संज्ञा दी। केशव दास मथुरा के केशव मंदिर के पुरोहित थे, जिनके पास जो 700 गांवों के सामंत भी थे। याद रखेंगे, 700 गांवों के सामंत। त्रिभुवनगढ़ शहर, जो कि बयाना से 24 मील दूर है, इस शहर का निर्माण किया किसने? तो अनंगपाल तोमर ने। कब? विक्रम संवत 1203 या 1146 ईस्वी में इस स्थान पर एक प्रसिद्ध जैन मठ मंदिर का निर्माण। इस बात का पता खत्तरगच्छ बृहद गुरुवावली से। तो याद रखेंगे कि इस अनंगपाल तोमर ने बयाना से 24 मील दूर एक त्रिभुवनगढ़ नामक एक शहर का निर्माण किया और 1146 ईस्वी में इस स्थान पर एक जैन मठ का भी निर्माण किया। और इस बात का जैन मठ का भी निर्माण किया गया और इस बात का पता खत्तरगच्छ बृहद गुरुवावली से पता चलता है। याद रखेंगे, जो जैन साहित्य है, इंपॉर्टेंट है। इसका दरबारी कवि था श्रीधर, जो पार्श्वनाथ चरित लिखा और इसमें दिल्ली का वर्णन और इसका आश्रयदाता नहुल साहू का वर्णन है। याद रखेंगे। अनंगपाल द्वितीय के सिक्कों पर एक ओर श्री किल्ली देव तथा दूसरी ओर पाल सीमंत देव उत्कीर्ण था। एक साथ पढ़ने पर श्री किल्ली देव, श्री समंत देव पाठ लिखा रहता है। श्री समंत देव दिल्ली तोमरों की मुद्रा का श्रुति वाक्य है, जो 1052 ईस्वी में मुद्रा का निर्गत किया गया था। तो 1052 ईस्वी में निर्गत मुद्रा, जिस पर श्री समंत देव दिल्ली तोमरों की मुद्रा लिखा गया है। याद रखेंगे, श्री समंत देव दिल्ली तोमरों की मुद्रा का श्रुति वाक्य है, जो 1052 ईस्वी में इस मुद्रा को निर्गत किया गया था। याद रखेंगे। अन्य दो मुद्राओं का प्रचलन, एक पर श्री अनंगपाल और दूसरे पर श्री अनगपाल अंकित। अनगपाल शुद्ध संस्कृत रूप। तो इस अनंगपाल तोमर ने दो और मुद्राओं का भी प्रचलन किया। एक पर श्री अनंगपाल तथा दूसरे पर श्री अनगपाल अंकित था। अनगपाल शुद्ध संस्कृत रूप है। हिंदी का वास्तविक निर्माता तोमर वंश को कहा जाता है। तो हिंदी का वास्तविक निर्माता कौन? तो तोमर वंश को कहा जाता है। याद रखेंगे। इसकी मृत्यु, तो अनंगपाल तोमर की मृत्यु 1081 ईस्वी में हुई थी। वंशावलियों के अनुसार 29 वर्ष 6 माह 18 दिन तक दिल्ली पर शासन। तो वंशावलियों के अनुसार इस अनंगपाल तोमर का शासन 29 वर्ष 6 माह और 18 दिन दिल्ली पर रहा। याद रखेंगे। और इसकी मृत्यु कब हुई? तो 1081 ईस्वी में। अनंगपाल के बड़े बेटे कौशल देव सिंह के द्वारा 1193 ईस्वी में कोसली शहर की स्थापना की गई। तो अनंगपाल तोमर का बड़ा बेटा, जिसका नाम था कौशल देव सिंह, उसके द्वारा 1193 ईस्वी में कौसली शहर की स्थापना की गई। यह पूछा गया फैक्ट है।
कि कोसली शहर की स्थापना किसके द्वारा, तो अनंगपाल तोमर के बड़े बेटे कौशल देव सिंह के द्वारा। ग्वालियर के उत्तर क्षेत्र जिसे टोंगरवर पथ कहा जाता है, तो ग्वालियर के उत्तर क्षेत्र टोंगरवर पथ पर ग्वालियर के तोमर शासक मान सिंह तोमर के द्वारा शासन किया गया था। तो ग्वालियर के उत्तर क्षेत्र जिसे टोंगरवर पथ कहा जाता है, तो उस पर ग्वालियर के शासक मान सिंह तोमर के द्वारा शासन किया गया। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। तोमर शासक रुद्र की चौहान नरेश चंदन के हाथों हत्या, तंत्रपाल तोमर की चौहान नरेश वाकपति मुंज राज के द्वारा पराजय तथा वाकपति मुंज के पुत्र सिंहराज सलवन की हत्या। याद रखेंगे, किसके द्वारा, तो तोमर नरेश सलवन की हत्या। याद रखेंगे, तोमर शासक रुद्र की चौहान नरेश चंदन के द्वारा हत्या, तंत्रपाल तोमर की चौहान नरेश वाकपति मुंज के द्वारा पराजय तथा वाकपति मुंज के पुत्र सिंहराज के द्वारा तोमर नरेश सलवन की हत्या हुई। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे कि तोमर शासक रुद्र की चौहान नरेश चंदन के द्वारा हत्या होती है, तंत्रपाल तोमर की चौहान नरेश वाकपति मुंज के द्वारा पराजय होती है और वाकपति मुंज के पुत्र सिंहराज के द्वारा तोमर नरेश सलवन की हत्या होती है। याद रखेंगे, लौह स्तंभ पर चंद्र नामक अपरिचित राजा की प्रशस्ति है। तो मेहरौली के लौह स्तंभ पर चंद्र नामक अपरिचित राजा की अभिलेख लिखी गई है, प्रशस्ति लिखी गई है। याद रखेंगे कि लौह स्तंभ पर चंद्र नामक अपरिचित राजा की प्रशस्ति है। लौह स्तंभ को मंदिरों के बीच अनंगपाल तोमर द्वारा खड़ा किया गया, मुस्लिमों के द्वारा ध्वस्त। तो मेहरौली के लौह स्तंभ को मंदिरों के बीच किसने खड़ा किया, तो अनंगपाल तोमर ने, और उसके बाद मंदिरों को और इसे मुस्लिमों के द्वारा ध्वस्त कर दिया जाता है। याद रखेंगे, मुस्लिमों के द्वारा ध्वस्त मंदिरों से प्राप्त सामग्री का उपयोग मस्जिद एवं कुतुब मीनार में। तो मुस्लिमों के द्वारा ध्वस्त मंदिरों से प्राप्त सामग्री का उपयोग मस्जिद एवं कुतुब मीनार में किया गया। याद रखेंगे कि मुस्लिमों ने जो इस मेहरौली के लौह स्तंभ को जिस मंदिर में खड़ा किया गया था, तो उस मंदिरों को ध्वस्त करके उन मुसलमानों ने उससे प्राप्त सामग्री का उपयोग मस्जिद एवं कुतुब मीनार में कर दिए। याद रखेंगे, कुछ इतिहासकारों के अनुसार तोमर विदेशी। तो कुछ इतिहासकारों का मानना था कि ये जो तोमर थे वे क्या थे, तो विदेशी थे। याद रखेंगे, 1151 ईस्वी अर्थात विक्रम संवत 1208 चौहान नरेश बीसल देव तृतीय द्वारा तोमर वंश की पराजय एवं दिल्ली पर कब्जा। इसके बाद तोमर चौहानों के सामंत के रूप में रह गए और तोमर वंश समाप्त हो गया। तो विक्रम संवत 1208 या 1151 ईस्वी पर चौहान नरेश बीसल देव तृतीय तोमर वंश पर आक्रमण करता है और इसमें तोमर वंश पराजय हो जाता है, तोमर वंश की हार हो जाती है और दिल्ली पर चौहान वंश का कब्जा हो जाता है और इसके बाद चौहान वंश के सामंत के रूप में ये तोमर वंश रह जाते हैं और तोमर वंश की समाप्ति हो जाती है। तो याद रखेंगे, 1151 ईस्वी में चौहान नरेश बीसल देव तृतीय के द्वारा इस तोमर वंश की समाप्ति हो जाती है। याद रखेंगे, और तोमर वंश इसके सामंत के रूप में रह जाते हैं, किसके, तो चौहान वंश के, और यह तोमर वंश समाप्त हो गया। तो इस प्रकार हमने तोमर वंश और कदम्ब वंश को समाप्त किया। इसके बाद दो छोटे छोटे राजपूत वंश हैं, एक का नाम है असम का बर्मन वंश और दूसरे का नाम है छोटा सा सिसोदिया वंश, जिसमें महाराणा प्रताप और राणा कुंभ की चर्चा है।
तो उसे हम लोग देखेंगे, हालांकि पूरा चर्चा नहीं करेंगे, इससे प्रश्न उतने डीप नहीं आते हैं। तो राजस्थान संबंधित एग्जाम में सिसोदिया वंश से ज्यादा डीप में प्रश्न आते हैं। तो एक स्क्रीनशॉट लें और मिलते हैं हम लोग अगले अंतिम बर्मन वंश और सिसोदिया वंश के साथ। तो तब तक